हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिमरन गुंबर। आज के इस वीडियो में हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम एनसीएफ 2005 भी कहते हैं, आज उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम एनसीएफ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और पहले 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। स्पेसिफिक एक्टिविटीज इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, हमें ऐसी एक्टिविटीज करवानी है अपनी क्लास में जिसमें चाहे कोई बच्चा डिसेबल्ड हो, नॉर्मल हो, क्रिएटिव हो, स्पेशल हो, कोई भी बच्चा हो, सबकी पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करवा सकें, इक्वल पार्टिसिपेशन करवा सकें कि सब बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन शेयरिंग नॉलेज, अब ये कैसे होगा? मान लो आपके सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है डॉक्टर से रिलेटेड, तो आप अपनी क्लास में बच्चे से पूछते हो किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो मान लो एक बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो आप उनको कहते हो कि कल वो हमारी क्लास में आप उनको लेकर आना। तो वो अपनी एक्सपीरियंसेस बताएंगे टॉपिक के साथ साथ कि हम एज अ डॉक्टर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, और फिर उस टॉपिक के बारे में टीचर उनको रिलेट करके पढ़ाएगी। तो इससे क्या होगा, बच्चों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा और कम्युनिटी मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा कि इन रियलिटी ये वर्क कैसे करते हैं। आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन को ले सकते हो टॉपिक के हिसाब से। नेक्स्ट, रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, अब हमारे जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको हमें रिकॉन्सेप्चुलाइज करना है। किस हिसाब से? टेक्स्ट बुक फोकस्ड ऑन इलैबोरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज, प्रॉब्लम, इनकरेजिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड ग्रुप वर्क। आपकी टेक्स्ट बुक ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी एक्टिविटीज पर फोकस करे कि बच्चों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और ग्रुप वर्क की स्किल्स को इन्हांसमेंट मिले। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बुक लगा दी, बात खत्म। सप्लीमेंट्री बुक्स प्रोवाइड करो, वर्क बुक्स, टीचर हैंडबुक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ो, रीड करो, थिंकिंग को इन्हांस करो, पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन अप करो। हमें दिमाग को एक ही बुक तक सीमित नहीं रखना, हमें एज अ टीचर और स्टूडेंट्स के लिए अपना दिमाग भी खोल के रखना है, वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचना है, उनके लिए डिज़ाइन करना है, और बच्चों का दिमाग भी खुलवा के रखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझें, बोलें, इमेजिनेशन उनकी इन्हांस हो। मल्टीमीडिया आईसीटी रिसोर्सेज को यूज़ करना है। आप आईसीटी और मल्टीमीडिया से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? जितने ज़्यादा रिसोर्स हमारी सेंसेस यूज़ होती हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई एनिमेशन को देख रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा बच्चों की सेंसेस यूज़ होंगी उतनी ज़्यादा उनकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। स्कूल लाइब्रेरी एज एन इंटेलेक्चुअल स्पेस फॉर टीचर्स, लर्नर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी टू डीपन देयर नॉलेज। हमें स्कूल लाइब्रेरी को एक बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल स्पेस की तरह यूज़ करना है कि टीचर्स भी अपनी नॉलेज इन्हांस करें, बच्चे भी और बाकी लोग भी। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर स्कूल कैलेंडर एंड डेली शेड्यूल, अब ये नहीं है कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है तो स्कूल की एक प्रिंसिपल ही सारी की सारी चीज़ें काम कर रही है, ये प्लान होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, वो नहीं। आप प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल मैम की है, कुछ हेड टीचर की है, कुछ क्लास टीचर्स की है, कुछ कोऑर्डिनेटर्स की है। जो जो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकता है आप ड्यूटीज उनमें बांट दो। उसके बाद हमारा चैप्टर सिस्टमिक रिफॉर्म्स। अब ये सिस्टमिक रिफॉर्म्स क्या है? हमें कॉमन स्कूल सिस्टम पे फोकस करना है कि ये नहीं एक बच्चा चंडीगढ़ में पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई बिल्कुल अलग है, दिल्ली में पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई बिल्कुल अलग है। मोर और द लेस, ठीक है आपके कल्चर का इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी नॉलेज, लोकल नॉलेज देते वक्त, लेकिन ओवरऑल जो उन सब की पढ़ाई होगी एक कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन थीम्स पर चलना चाहिए। चाहे बच्चे कितने ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो, हमें कॉमन स्कूल सिस्टम की चीज़ को प्रमोट करना है जिससे कि हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लर्निंग और स्कूल के इथोस डेवलप होंगे। हमें मीनिंगफुल प्लानिंग करनी है, पार्टिसिपेटरी मैनर बाय हेड मास्टर्स एंड टीचर्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये नहीं है कि प्रिंसिपल मैम ही सब कुछ करेंगी, टीचर्स को भी ड्यूटीज बांटो, हेड मास्टर्स को भी ड्यूटी बांटो, सबको अपने अपने काम की ड्यूटी बांट दो, सबको कुछ कुछ वैल्यू दो। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स नीड टू बी फॉर्मुलेटेड। अब हमें एज अ टीचर हमारे क्या क्या होना चाहिए? इनकरेजिंग एंड सपोर्टिव ह्यूमन फैसिलिटेटर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। हमें
फैसिलिटेटर की तरफ काम करना है कि हम बच्चे को इनकरेज करें, सपोर्ट करें, जहाँ जहाँ वो अटक रहा है उसकी हेल्प करें, ताकि वो बच्चे अपने टैलेंट्स को डिस्कवर कर सके और अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल्स को फुल्ली यूटिलाइज करके उनका एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो सके और डिजायरेबल सोशल ह्यूमन वैल्यूज को वो समझे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए। अब हमारे यहाँ पर आते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहांसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन। हमारा क्या है, बच्चे कि जब एग्जाम्स आने होते हैं तो बस उनको स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा भूत आ रहा है। अब आपको उस स्ट्रेस लेवल को कम करना है और बच्चों के माइंड में ये इनकलकेट करना है कि एग्जाम्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हम एग्जाम्स ईजिली कर लेंगे। हमारे जो एग्जाम्स हैं वो शिफ्ट कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। कुतुब मीनार कहाँ है, लाल किला कहाँ है, सिर्फ ये रटी रटाई चीजें नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। और हमारी जो प्रिवेलिंग टॉपोलॉजी है क्वेश्चन की, उसको बहुत ही एक रेडिकल चेंज की जरूरत है। हमें एक शॉर्टर एग्जामिनेशन की तरफ शिफ्ट करना है, कम टाइम लिमिट में हो जाए, छोटा एग्जाम हो जाए विद अ फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट। ये नहीं कि 2 घंटे में निपटाओ, आप अपनी पेस से बढ़ो, अपने हिसाब से कर सकते हो। सिंगल नोडल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड डिजाइन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। अब बच्चों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए एक नोडल एजेंसी को अपॉइंट कर दो या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो जो सबकी क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन कर सके। डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, teaching learning resources could be carried out in decentralized and participatory manner। वही बात, सारी जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे वो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, डिसेंट्रलाइज कर दो कि टीचर्स भी पार्ट लें, एनजीओज पार्ट लें, एक्सपर्ट्स पार्ट लें, सब मिलजुल कर बनाएं। इसके साथ साथ हमारा एनसीएफ 2005 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हर चैप्टर की समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये चैप्टर या ये एनसीएफ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको ये एनसीएफ की सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए कैपेबल हो। और सीटेट क्या चेक करता है, यही तो चेक करता है कि आपकी कितनी एबिलिटी है एक अच्छे टीचर की तरह एक्ट करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।